घोषणा करना चाहती हूँ, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, जहां जहां सत्ता है वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। प्रियंका जी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, उस समय आपकी कार्यकर्ता अर्चना गौतम जी के साथ आपके सचिव के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसकी शिकायत पार्टी कार्यालय में अर्चना जी ने और उनके पिताजी ने की थी। जब 33% महिला विधेयक, नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हुआ, उस समय अर्चना गौतम जी के द्वारा दिल्ली कार्यालय में जाकर बधाई देने जब वो पहुंची तो फिर से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा सिर्फ जुमला है या वास्तविक है? क्या आप अपनी इस महिला कार्यकर्ता को न्याय दिलाएंगी? ये आपको स्पष्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है प्रियंका गांधी के दौरे पर। जी हां, प्रियंका गांधी का ये पहला दौरा नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी जब आती हैं तो उसके पीछे कांग्रेस की रणनीति भी दिखाई देती है। महिला वोटरों को साधने की कोशिश में लगातार कांग्रेस लगी हुई है और इस काम में आगे कांग्रेस ने किया है प्रियंका गांधी को। लेकिन प्रियंका गांधी जब छत्तीसगढ़ पहुंची तो उन्होंने दांव चला है, वो है जातिगत जनगणना का दांव। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अलग अलग तरीके से अलग अलग मंचों में बात कहती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जातिगत जनगणना के दांव खेलने के पीछे क्या मकसद है कांग्रेस का और इसका क्या राजनीतिक असर होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बस्तर से सत्यजीत सिंह जी, उनका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रियंका गांधी जब बस्तर आई है, यानी कांकेर जब पहुंची, तो उन्होंने कई सौगातें भी दी और उन्होंने जो मैसेज दिया, एक तरीके से इंदिरा गांधी की झलक उनमें दिखाई दी। तो याद दिलाया कि उनकी जो नानी थी इंदिरा गांधी जी, वो यहाँ आकर उनसे कैसे जुड़ाव रखती थी। लेकिन जातिगत जनगणना की बात उन्होंने जब की, उससे छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। एक एक करके प्रतिक्रिया के क्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। अमित जी, प्रियंका जी आई हैं और उन्होंने सौगातें दी, अपनापन, जुड़ाव, ये सारी बातें ही हैं। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस ज्यादा जोर दे रही है, क्या होगा इससे? कितना फायदा हो जाएगा? क्या इससे कोई बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा, जिसलिए हर जगह इस तरीके की बातों को दोहराया जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? देखिए मोहन जी, मैं बता दूं कि गांधी से हमेशा से कहा है, फिर वो चाहे गुरु जी हो, इंदिरा जी हो और राहुल जी हो, लगातार अगर आप सब लोग और बस्तर के लोग आप देखेंगे तो प्यार भी उनको प्यार करते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और निश्चित तौर पे एक आत्मीयता बस्तर के लोगों के साथ गांधी परिवार की हमेशा से रही है, ये हमने भी अनुभव किया है। और छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद तो सदैव कांग्रेस के साथ है ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में 12 की 12 सीट बस्तर की झोली बस्तर के लोगों ने कांग्रेस को दिया। निश्चित तौर पे हमारे लिए जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ाने का ये विषय था। और निश्चित तौर पे हमारी सरकार आने के बाद ऐसे अनगिनत निर्णय बस्तर के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए भी गए। और लगातार आप देखेंगे तो उपचुनाव भी जो हुए तो कांग्रेस को ही वहां की जनता ने जिताया। तो इससे तो ये प्रतीत होता है मोहन भाई कि लगातार जो 15 सालों में पूर्ववर्ती सरकार थी, वो बस्तर के लोगों के बीच में, वहां के जनमानस के दिल में पूरी तरीके से वहां के भाजपा के नेता अपना विश्वास खो चुके हैं। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो जिस प्रकार का विकास की एक अविरल धारा वहां पर कांग्रेस ने बहाने का काम किया है और लगातार
अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास कांग्रेस के ऊपर बढ़ा है। रही बात आपने जातिगत जनगणना की बात आपने कही, तो मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे 2011 में जाति गणना होना था, लेकिन आज तक केंद्र की सरकार ने नहीं कराया। और अगर आप देखेंगे अभी बिहार में जिस प्रकार से सर्वे कराया गया, और हमारे यहाँ तो हेड काउंट पहले ही हो चुका है, अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने हेड काउंट करवाया ही था। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो क्या होता है मोहन भाई, कि अगर लगातार आपके पास डाटा होगा जातिगत जनगणना का उसका, तो आप एक योजना बनाने के लिए, आप कहते हैं ना, जिसकी जिम्मे जिसकी हिस्सेदारी उसकी जितनी, जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और लगातार हमारे सभी नेताओं ने कहा है, और मुझे लगता है मोहन जी कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब दोबारा आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आपके पास डाटा होना चाहिए, कोई भी कितना है और कितने लोग हैं, और उस प्रकार से चौमुखी विकास अगर किसी भी प्रदेश का और देश का करना है, तो मुझे लगता है कि एक आपके पास स्ट्रेटेजिक डाटा तो एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए कि हमारा क्या उसमें प्लान है, हम कितने लोग हैं। अगर हम घर भी एक चलाते हैं, या आप प्रेस के सम्मानित संपादक हैं, आप पत्रकार हैं, तो आप भी एक मैनेजमेंट करते होंगे, और हर घर में ये मैनेजमेंट होता है, हमारी माँ भी करती है, हमारे पिताजी भी करते हैं, और हर घर में ये होता है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें अगर आपको पता होगी कि हमारे घर में कितने लोग हैं, हमें कितने लोगों का खाना बनाना है, कितने लोगों को पढ़ाई कराना है, तो मुझे लगता है अगर आपके पास सारी चीजों का उपलब्धता रहेगी तो ज्यादा बेहतर प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। बिल्कुल। चलिए, जातिगत जनगणना के पीछे तर्क कांग्रेस का यही है कि अगर लोगों की संख्याओं के बारे में ज्यादा पता चल जाएगा तो उनके लिए प्लानिंग करके उनको लाभ देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे एक तरीके से वर्ग भेद जैसी स्थिति ना बने, इसको लेकर आशंका कुशंका हमारे सामने है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कितना असर होगा, एक बार बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रियंका जी के दौरे के बाद, चौहान जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, उन्होंने जो बातें कही है उसमें ना केवल मोदी जी के दौरे का जवाब था, कई सवाल भी थे, जातिगत जनगणना की बातें भी थी। बीजेपी कैसे लेती है? क्या इस तरीके की मांग को बीजेपी भी समर्थन देगी? बिहार में तो मजबूरी थी, बीजेपी ने समर्थन दे दिया, लेकिन अब देश भर में इस तरीके की इस मांग को उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने जुड़ने का मौका दिया जी। और जो भी कांग्रेस के हमारे बता रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि इतना अगर ये जातिगत को लेके मतलब आज बात उठा रहे हैं, तो इससे पहले ये कहाँ गए थे? और अभी जातिगत की बात, इतना जातिगत अगर चिंता है उनको इस क्षेत्र के लिए, तो इन्होंने बस्तर को बंद क्यों कराया? दूर दूर से लोग आए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सुनने के लिए, होटल तक बंद करवा दिए लोग, छोटे छोटे जो तिलिया रही उनको भी बंद करवा दिए। तब ये कहाँ गए? तब जातिगत कहाँ गया था इसका? अभी जो यहाँ एग्जाम हुए थे पीएससी के, उसमें जातिगत कहाँ गया था? उसमें अधिकारी लोग लिए गए, कहाँ की जनता को देखा गया? कहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को देखा गया? उसमें गरीब लोगों को क्यों नहीं देखा गया? यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मौका मिला? आज ये जातिगत की बात करती हूँ, जातिगत क्या होता है? जातिगत की बात कर रही है, अच्छी चीज है, प्रियंका गांधी जी आई। और रही बात कार्यक्रम तो कार्यक्रम तो जगदलपुर का हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, सभी चैनल में देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। जगदलपुर में जब इन्होंने दुकान कराई, सामने पैम्फलेट लगे हुए थे कि हम मोदी समर्थन में बंद कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कार्यक्रम में, ये था। तो जातिगत हमारा कहने का मतलब है शिक्षा अधिकारी का ट्रांसफर हो रहा है, 2 दिन 4 दिन आता है, पैसा होता है, शिक्षा अधिकारी लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, इससे भरोसा किस पे करते हैं लोग? आज ये कांग्रेस की सरकार ये वादा करने के बाद में उसको कहाँ पर निभाया? ये अपना घोषणा पत्र नहीं पूरा कर पाया, तो ये क्या जातिगत का बात कर रहे हैं कि जातिगत सर्वे कराएंगे बाद में? ये घोषणा पत्र वो कभी इन्होंने पूरा किया है? पहले पूरा करना तो जाने, उसके बाद तो जातिगत का सर्वे सोचेंगे। नहीं, ये छत्तीसगढ़ में इस तरीके की स्थिति अगर बनेगी तो जो लोग पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो तो चाहेंगे भाई जनगणना हो, पता चले, फिर हिस्सेदारी उसी हिसाब से तय हो। इससे तो नुकसान होगा बीजेपी को, बीजेपी के मूल मुद्दों से ध्यान भटकेगा। ये तो समय बताएगा, ध्यान बीजेपी का नहीं भटकना है। स्टैंड क्या है बीजेपी का? क्या स्टैंड है अभी इसमें? ये उसको कहाँ ले रहे हैं? ये जातिगत को ले कहाँ है? अभी जातिगत को ले पीएससी में भी नहीं दिखता क्या हमको?
बीजेपी का क्या स्टैंड है? चालू हो रहा है। ठीक है, जातिगत को ये चुनाव वादा करना अलग चीज है और उसको निभाना अलग चीज है। ठीक है। चलिए, बीजेपी शायद अभी क्लियर इसमें पत्ते नहीं खोलना चाहती, और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था जगदलपुर की सभा में, मैं उसको दोहराते हुए सवाल अनिल जी से लूंगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि जाति हिस्सेदारी की अगर बात होती है तो हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। उन्होंने फिर जाति से बढ़कर धर्म की बात कर दी थी कि हिस्सेदारी धर्म के आधार पर मिलनी चाहिए। फिर पिछड़ा जो अल्पसंख्यक है उनको हिस्सेदारी क्यों हम ज्यादा दें, ज्यादा तो हिंदू है तो हिंदू को मिलना चाहिए। अनिल जी, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, जाति पर चर्चा हो कि धर्म के आधार पर हिस्सेदारी हो, कैसे हिस्सेदारी तय की जाए? देखिए मोहन जी, चुनाव का वक्त है, इसलिए जाति का पिटारा खुल गया है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता का मूड भांपने के लिए, उसका वोट हासिल करने के लिए अब जातिगत पिटारा खोला गया है। मालूम है कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले 1 महीने 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, 5-5 राज्य दांव पे लगे हैं, फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। तो हर राजनीतिक दल जातिगत को लेकर के चुनाव में उतर रहा है। नीतीश कुमार ने इसकी पहल कर दी है, वो उन्होंने क्रेडिट ले लिया थोड़ा सा, लेकिन कल हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी एक चैनल में खुलासा कर दिया कि हमने भी हेड काउंटर तो करवा ही लिया है। अभी उनके प्रवक्ता ने भी इस पर मुहर लगा दी है। देखिए, सवाल है कि हम जा कहां रहे हैं। जब हम पीएससी और यूपीएससी और बाकी एग्जाम में से जाति का शब्द ही हटाना चाह रहे हैं, तब हम इस तरह से जातिगत जनगणना की बात क्यों की जा रही है? इसके लाभ क्या होंगे? इसके पीछे का मकसद क्या है राजनीतिक दलों का? इसको समझने की जरूरत है। और जो कांग्रेस इस देश में सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जिसने सबसे ज्यादा इस समय तक राज किया, उसने कभी एक नारा दिया था कि न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज समय के परिवर्तन के हिसाब से, समय के बदलाव के हिसाब से वो नारा बदल गया। अब आपका नारा हो गया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ये नारा हो गया है। और इसके पहले 2003 में आप देख लीजिए, 2000 में जब राज्य बना, उसके बाद क्या हाल थे, जाति को किस तरह उभारा गया। सीएम हाउस में हमने देखे जातिगत आधार पर डिनर और लंच आयोजित किए गए थे, वहां पर भी जाति का खेल उस समय खेला गया। और तब उस समय से लेकर के अब तक के, चाहे वो ब्राह्मणों की बात हो, चाहे वो ठाकुरों की बात हो, चाहे वो इसको लेकर के, अभी संसद में आप देखिए ठाकुरों को लेकर किस तरह से प्रहार किया गया पूरे देश में। तो आप राजनीतिक दलों का जो मकसद है उसको हमें संभलना होगा, जनता को जागरूक रहना होगा। लेकिन जनता में कोई राजनीतिक दल भुलावे में न रहे। जनता बहुत जागरूक हो गई है, साक्षरता अभियान बहुत मजबूत हुआ है। कोई जातिगत के आधार पर वोट नहीं देने वाला। सब जानते हैं कि अच्छा प्रत्याशी होगा, चाल चरित्र चेहरा अच्छा होगा तो ही जीतेगा भैया। अब वो आंख बंद करके मुहर लगाने वाली बात नहीं है। तो प्रत्याशी आप अच्छे देंगे तो ही राजनीतिक दल जीत सकेंगे, बाकी तो अभी समय बहुत बचा है। लेकिन क्या ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में चल सकता है? क्योंकि अभी ओबीसी इस बात को लेकर नाराज भी है कि भाई उनका आरक्षण बढ़ गया था, 27% हो गया था, लेकिन फिर वो अभी कोर्ट के दायरे में आ गए, फिर वो 14% में आ गए। जातिगत जनगणना होगी तो उन्हें 27% तक आरक्षण मिलेगा। इस तरीके की मांगों को लेकर ओबीसी शायद गोलबंद हो सकता है, एकजुट हो सकता है, इसलिए ये बातें कही जा रही है क्या? बिल्कुल मोहन, आपने जो राजनीतिक निहितार्थ निकाला है वो बिल्कुल सही निकला है कि कोर्ट में मामला है और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने की बात है। वो सरकार की मजबूरी भी हो सकती है, और क्योंकि उसे सभी वर्गों के साथ न्याय करना है, उसे आदिवासियों के साथ भी न्याय करना, उसे अनुसूचित जनजाति वालों के साथ भी न्याय करना, पिछड़ा वर्ग के साथ भी न्याय करना है। और एक सामाजिक जो दायरा है, सामाजिक जो सीमाएं हैं, सामाजिक जो हमारा एक जो ढांचा है, उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको वैकल्पिक तरीके से जानने के लिए जातिगत जनगणना की बात हो रही है। इसके पीछे आप विकास का हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि 150 करोड़ भारतीयों का विकास करना है। कांग्रेस भी कहती है कि हमें पूरे भारतीयों का विकास करना है। लेकिन एक तरफ तो आपका ये नारा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? तो ये तमाम तरह के सवाल अभी मौजूद है। ठीक है, चलिए अमित श्रीवास्तव जी, ऐसे में जब जाति से बढ़कर धर्म की राजनीति चल रही है, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है, वहां उस आंधी में कहां आप देख पाते हैं जातिगत जनगणना का क्या असर होगा? इसकी मांग बार बार कांग्रेस हर मंच से कर रही है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप?
देखिए मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी बहुत ही सम्मानित अनिल जी ने भी कहा, मैं आपको बता दूं कि पहले बिल्कुल निश्चित तौर पे उन्होंने ठीक कहा कि हमारा नारा हुआ करता था, जात पे ना पात पे, मुहर लगेगी हाथ पे। निश्चित तौर पे समय परिवर्तनशील होता है और निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो अगर जिसकी संख्या ज्यादा है उसे हक नहीं मिलना चाहिए, मुझे बताइए। और जिस प्रकार से आप अनिल जी ने अभी कहा कि न्याय सबके साथ होना चाहिए, और चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, सारे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और हमारा यही ध्येय है कि सारे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज लगता है कि विश्व में एक जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान है, जब से बैठे हैं पिछले 9 सालों से, बहुत सी परिभाषाओं को उन्होंने बदलने का काम किया है। अगर आप पूछेंगे कोविड में कितने लोगों की मृत्यु हुई तो वो कहते हैं हमारे पास डाटा नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे जनसंख्या तो वो कहते हैं हमारे पास डाटा नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे कितने बेरोजगार आपके देश में हैं, वो कहते हैं हमारे पास डाटा नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे महंगाई के विषय में तो वो कहेंगे हमारे पास डाटा नहीं है। तो मुझे लगता है देश इस प्रकार से प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता अगर सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपके पास सारा चीजों का डाटा होना चाहिए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जब एक कोई घर भी चलता है तो उसमें प्लानिंग होती है और बिना प्लानिंग के मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश, समाज, परिवार या कोई व्यक्ति उस सक्सेस के पैमाने तक वहां तक पहुंचेगा जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। लेकिन आपने एक बात अभी कहा कि निश्चित तौर पे जाति, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का हमेशा ये ध्येय रहा है कि सभी समाज का, सभी व्यक्तियों का और सभी प्रबुद्ध जन का विकास होना चाहिए, फिर वो किसी भी जाति का हो। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आज अगर आप इंडिया की भी बात करेंगे तो इंडिया अलायंस में 10 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं और एनडीए अलायंस में सिर्फ 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। तो अगर सिर्फ कहने से नहीं होगा, अगर आप उस बात का जो आप कह रहे हैं उसको अगर आप चरितार्थ नहीं करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे बात आएगी। और क्रेडिबिलिटी मुझे लगता है कि चाहे राजनीति हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है मोहन जी। और बिना क्रेडिबिलिटी के तो फिर बाद में लोग कह देते हैं चुनाव के पहले तो वादे कर देते हैं और बाद में आके कह देते हैं गृह मंत्री जी की वो तो जुमला था। तो आपकी क्रेडिबिलिटी आपको स्थापित करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास। जब लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, ऐसे नहीं कहते। इस क्रेडिबिलिटी को बनाने में 4.5 साल लग गए और इन 4.5 सालों में मुझे लगता है छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है और इन 4.5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। ठीक है, तो श्रीवास्तव जी तो जोर दे रहे हैं कि इस तरीके की चीजों से काफी उन जातियों का विकास होगा जो कि अब तक पिछड़े हुए हैं। बीजेपी के पास चलते हैं। बीजेपी तो खुलकर कुछ नहीं कह रही है चौहान जी, लेकिन ये बात भी है कि पिछड़ों को जब महत्व देने की बात आती है तो जी मोहन जी 5 सेकंड दीजिए जी। मैंने कहा सब समाज, सभी व्यक्ति, सभी प्रबुद्ध जन, सारे लोगों का विकास ही कांग्रेस का ध्येय है। अरे सबका विकास है, लेकिन अभी तो जाति की बात कांग्रेस ने कर दी ना। वही जातिगत जनगणना के पीछे मकसद क्या है? उस जाति का विकास करना जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी। देखिए सभी का, ऐसा नहीं कि जिसकी जनसंख्या कम होगी उनका विकास नहीं होगा। जब हम प्लानिंग बनाते हैं, कांग्रेस जब प्लानिंग बनाती है, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये कहा कि 18 वर्षीय युवाओं को वोट देने का अधिकार होगा, तो ऐसा नहीं कहा कि यही जात को मिलेगा। सबके लिए वो योजना बनती है। जब राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन सभी योजना बनती है तो वो सबके लिए बनती है। तो यही बात है मोहन जी, ये समझना पड़ेगा। उस चीज को भटकाने का प्रयास जो बीजेपी करती है, जो जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि लटकी भटकी और अटकी बीजेपी जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास करती है, बीजेपी के लोग 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। ठीक है, 2 नाव में आप लोग सवार हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री ज्यादा बीजेपी नहीं बनाती है, इधर 2 जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ओबीसी हैं। आप लोग ओबीसी की बात ही नहीं करते, इसलिए कांग्रेस को करना पड़ रहा है। देखिए ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री, पूरे भारत में प्रधानमंत्री कहाँ से हैं? और जातिगत की बात करी, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि हम सभी जातिगत आप सर्वे कराएंगे, ऐसा लिख रहे हैं। और अभी आप बोल रहे हैं सभी जातियों के साथ विकास होगा। कहाँ पर? सबका विकास तो बीजेपी कराती है ना। आप तो जातिगत से बात कर रहे हैं ना, जातिगत सर्वे होगा। और अभी तक कहाँ गए थे? 4.5 साल कहाँ गए थे जातिगत सर्वे कराने? 4.5 साल छत्तीसगढ़ में थे ना, सब सर्वे तो नहीं हुआ जातिगत का। अभी चुनाव है वो और वादा दे रहे हैं जातिगत को।
और इससे जनता मुकरने वाली नहीं, जनता को मालूम है कि हमको क्या करना चाहिए। जनता यहाँ पर जान चुकी है कि हमको खाली लुहार वादे मिलते हैं यहाँ कांग्रेस से, और कोई विकास नहीं हुआ है। और विकास होने बात तो आज दंतेवाड़ा से बेला रोड में हम लोग विकास का अगर बात करते हैं तो अंदर गांव की रोड देख लीजिए आज आप, कहाँ पर विकास हो रहा है, किस जगह विकास है? विकास तो अलग चीज है, जातिगत अगर महत्व देने की बात आ रही है उसमें कांग्रेस आगे है। अरे हमारा प्रधानमंत्री भी तो वहीं से है, हमारा प्रधानमंत्री पिता हमारा भारत का पूरी दुनिया में उसका नाम है, कैसे बता रहे कि नहीं होगी? ठीक है, ओबीसी प्रधानमंत्री दे दिया उन्होंने, भैया मुख्यमंत्री के चक्कर में हो आप लोग। श्रीवास्तव जी देखिए, आप मुझे ऐसा बात कर, पूरा भारत चल रहा है अभी भारत को ओबीसी को सौंप दिया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री आए थे, अभी उन्होंने शिलान्यास किया। चलिए जवाब दे रहे श्रीवास्तव जी। ठीक है, कहाँ गए थे? कोई भी कांग्रेस का एक आदमी वहाँ पर नहीं मौजूद हुआ, कोई मंत्री नहीं था यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी मोहन जी बोलिए आप बोलिए आप। देखिए, मैं बहुत ही हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी की मैं बात सुन रहा था, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि मुद्दों को डाइवर्ट करना बीजेपी की फितरत में, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस जातिगत जनगणना जो है, सर्वे है, उस पे ये दे आर हाईली कंफ्यूज, इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। और रही बात मोहन जी, बहुत देर से आप प्रश्न जो कर रहे हैं, मुझे लगता है भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस कहते हैं ना कि अगर अच्छा काम आप कर तो उस पे लोगों को सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ मॉडल तो पूरे देश से पसंद किया जा रहा है। और मैंने कहा ना, जब लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, जब लोग कहते हैं कांग्रेस है तो उम्मीद है, ये ऐसे ही हमने क्रेडिबिलिटी 4.5 सालों में स्थापित नहीं की। इसके लिए काम करना पड़ता है, जनता के बीच में जाके विश्वास जीतना पड़ता है। और जिस प्रकार से 15 सालों की सरकार ने जो कट कमीशन और करप्शन पे चलती थी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ चुकी है और भाजपा के नेता भी समझ चुके हैं। और इसीलिए शायद हम कहते हैं कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। और फिर जनता ने 68 से 71 मोहन जी हमें पहुंचाया। अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो जनता लगातार 5 उपचुनाव में नहीं जिताती, नगरीय निकाय चुनाव में नहीं जिताती। सब जानती है। और मुझे अनिल जी बैठे हैं, अनिल जी बहुत पढ़ने लिखने वाले पत्रकार है, मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, तो मुझे वो कुछ पंक्तियां याद आ गई। अगर उनकी इजाजत हो तो, और आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो मोहन भाई, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। नहीं समझ में आएगा बीजेपी के लोगों को करना क्या है, दे आर हाईली कंफ्यूज। ठीक है, चलिए वो कंफ्यूज है, लेकिन हम अपना कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं अनिल द्विवेदी जी से टिप्पणी लेकर। बीजेपी नहीं कंफ्यूज है। ठीक है, बीजेपी तो तो अनिल जी अच्छे से बताएंगे कि कंफ्यूजन है क्या आखिर। ठीक है, चलिए पूरे देश के माहौल के बाद अचानक से इस मांग को बिहार से आग मिली, चिंगारी मिली, और ये पूरे देश में अब यही मांग हो रही है कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कितना है या जाति की संख्या कितना है। क्या लगता है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, शायद इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? अनिल जी देखिए मोहन, तो मैं अभी अमित भाई को सुन रहा था, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और विद्वान वकील हैं और बड़े साहस के साथ बोलते हैं, मुखरता के साथ बोलते हैं। इसलिए अमित को मुझे नहीं लगता किसी की अनुमति लेने की जरूरत है, वो बहुत मुखर होकर बात करते हैं और बहुत ही कहीं चूकते नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर आई। इसके पहले मुझे लग रहा है अभी 15-20 दिन के अंदर शायद ये इनका दूसरा दौरा है। इसके पहले भी आई थी बस्तर में, और उन्होंने वहां से सीधे जनता से पूछ लिया कि आपको जाति जनगणना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आप अनुसूचित जाति और जनजाति की है। मुझे लगता है कि इसके पीछे के भावार्थ को समझना होगा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने आज मंच से ही ये बात क्यों कही। मुझे क्योंकि चुनाव नजदीक है और बस्तर एक बड़ा स्टेट है, बड़ा संभाग है जहां से कांग्रेस 10 से 11 सीटें जीत सकती है। और ऑलरेडी वहां पर राजनीतिक दलों ने, आपने जब जोगी गवर्नमेंट थी तो आपने देखा होगा 73% आरक्षण बस्तर में लागू कर रखा है। आरक्षण देकर आपने ऑलरेडी आदिवासी और पिछड़ा वर्ग और दूसरे लोगों को ऑब्लाइज कर रखा है। वो आपके साथ ही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और उसको नकारा नहीं किसी ने। लेकिन जो बाकी जो कैटेगरीज है, बाकी जो वर्ग है, अब आप उसके साथ भी खेल रहे हैं। अब आप उसको जातियों में बांटना चाहते हैं, अब आप उसकी मतगणना, आप उनकी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये सही है कि जो सरकारी खजाना है, जो सरकारी विकास योजनाएं हैं, उस पर बराबरी का हक हो, उस पर सबको बराबरी का अधिकार मिले, तो फिर आरक्षण मत दीजिए। आरक्षण क्यों देते हैं फिर आप?
अब सामान्य वर्ग की तो शिकायत है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग है, राष्ट्रपति आदिवासी है और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी जातिगत आधार पर बनाए जा रहे हैं, तो पिछड़े सामान्य वर्ग का क्या होगा? ये भी उसका सोचने का विषय है ना। हर चीज आप सरकारी योजनाएं दे देंगे, सरकारी विकास दे देंगे, जाति जनगणना कराएंगे, उसके आधार पर भी लाभांश दे देंगे, तो बाकी वर्ग के साथ एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, उसके साथ कौन खड़ा होगा? भाजपा भी खड़ा नहीं होना चाहती, कांग्रेस भी नहीं होना चाहती है। तो ये हमको देखना होगा कि कहीं हम सामाजिक विद्वेष की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। बिहार में आप देखिए एक समय कितना नरसंहार होता था। मोहन, आपने भी देखा है जब लालू यादव की सरकार थी, ब्राह्मणों में, ठाकुरों में, यादवों में, दलितों में कितने बड़े बड़े नरसंहार हुए। 23 लोग एक नरसंहार में मार दिए गए। तो ये बिहार में क्यों हुआ? क्योंकि जातिवाद चरम पर आया, क्योंकि आपने उद्वेलित किया, राजनीतिक दलों ने उसको वोट बैंक पाने के लिए उसको चरम पर पहुंचाया और उसके चलते सत्ता पाई और उसके चलते बिहार, और हालांकि मेरे अच्छी बात है कि बिहार अभी छत्तीसगढ़ बिहार नहीं बन सका है, लेकिन नक्सलवाद तो पनपा है ना। आज बस्तर में यदि नक्सलवाद पनपा है तो उसके पीछे भी इसी तरह की विषमताएं हैं, अन्याय है, उनको हमें देखना होगा। चलिए 30 सेकंड में बीजेपी की प्रतिक्रिया समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से खुलकर तो सामने नहीं आई है, इसलिए जो प्रवक्ता प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं वो भी ज्यादा स्टैंड नहीं लेंगे, पर एक समझ लेते हैं। बस्तर में, कांकेर में पिछड़ा वर्ग और जातियों की बात कहना, क्या उस वर्ग को अपनी ओर करने की कोशिश है जो कि वहां वोट को कन्वर्ट करवा सकते हैं? यानी आदिवासी का कैंडिडेट होगा लेकिन जो ओबीसी वोट पाएगा उसकी जीत हासिल होगी चौहान जी, इसीलिए यहाँ पर ये दांव खेला गया है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बस्तर दौरे पे प्रियंका जी जो आई थी, उनको ऐसा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस दौरे में आए थे और यहाँ से होके गए, और लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, तक नहीं रहा है, इतनी संख्या आ गई थी। और यदि कांकेर की बात, तो वहां तो देखो जनता खुद जवाब देगी, और ओबीसी किसके साथ है वो सबको दिख रहा है। ये बदलाव हुए हैं, इसलिए इनको ज्यादा क्या बोलेंगे। हमारे प्रवक्ता जी भी बैठे हुए श्रीवास्तव जी, हम बोलते बहुत अच्छा इनका रहता है, लेकिन ये जब बोल रहे हैं कि जातिगत सर्वे करवाएंगे, तो इससे पहले कहाँ गए थे? मैं तो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इससे पहले कहाँ गए थे? 5 साल खत्म हो रहा है, तब जातिगत सर्वे में याद आ रहा है, तब प्रियंका जी को भी याद आ रहा है। इससे पहले भी तो प्रियंका जी आई थी, तब वो कहाँ जातिगत सर्वे गई थी? ठीक है, चलिए बीजेपी के पास अगर मगर जैसे कई सवाल और जवाब हैं जिनको लेकर वो फिलहाल ऐसे मोड में हैं जिस पर खुल के भी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उसके पास अपना दांव है जिसे वो लास्ट में चल सकती है। फिलहाल समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी थे, उनका धन्यवाद। और चौहान जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए समय कम होने की वजह से चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।